हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज मैंने रीतिकाल का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5 करवाएंगे और लघु प्रश्नीय विद करवाएंगे। तो हमने 2 क्वेश्चन पहले वीडियो में देख लिया है। आज हमारा पार्ट 2 है वीडियो का। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था रीतिकाल के नामकरण के औचित्य पर युक्त विचार कीजिए। तो हमने यह देख लिए थे उनके विचार वगैरह के बारे में, कौन से विचार किसने दिए थे, किसने रीतिकाल को कौन कौन से नाम दिए थे, हमने देख लिया। और दूसरा क्वेश्चन था रीतिकालीन परिस्थितियों पर प्रकाश डाले, जो कि हमने देख लिया था। राजनीतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक और धार्मिक, आर्थिक, साहित्य और कलात्मक। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है जिसको हम आज करेंगे अभी। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसमें बोला कि रीतिकाल की जो प्रमुख विशेषता थी उसके बारे में आप हमें बताइए और यह प्रकाश डालिए। तो आइए देखते हैं। उत्तर में है रीतिकालीन काव्य दरबारी संस्कृति में पलने वाला साहित्य था। जो रीतिकाल के जितने भी काव्य थे वो क्या है, जो दरबार में रहते थे उसकी संस्कृति में पलने वाला साहित्य था। इस काल के कवियों ने स्वांत सुखाय काव्य की रचना नहीं की है। मतलब वो अपने अनुसार उन्होंने यह काव्य की रचना नहीं की है। वो जिस राज्य दरबार में रहते थे उनके अनुसार उन्होंने कवियों ने मतलब कि काव्य की रचना की है। अपंतु धन मान प्राप्त करने के लिए स्वामी ने सुखाए काव्य रचना की है। मतलब स्वांत सुखाए मतलब खुद के लिए नहीं, स्वामी माने स्वामी के सुख के लिए काव्य की रचना की है। वो भी क्यों, धन और मान प्राप्त करने के लिए। इस युग की कविता में रसिकता और श्रृंगारिकता की भावना प्रमुख थी। जो रीतिकाल की कविता है उनमें रसिकता और श्रृंगारिकता की भावना प्रमुख थी। रीतिकालीन कवियों की चेतना सुरा, सुराही और सुंदरी के इंद्र की ही कटती रही। जो रीतिकाल के जितने भी कवि थे उनकी जो चेतना थी मतलब कि सोच समझने की, उसमें सुरा, सुराही और सुंदरी के आसपास के चक्कर काटती रही। नारी के सुंदर शरीर की चमक तो उन्होंने सर्वत्र ढूंढी कर नारी की, इसमें कह रहे हैं, और अंतरात्मकता में छिपी पीड़ा को समझने का प्रयास नहीं किया। जो ये कवि थे उन्हें नारी की सुंदरता को तो ढूंढ लिया अच्छे से, उन्होंने इसके बारे में बताया गया है, लेकिन जो उनकी अंतरात्मा में जो पीड़ा थी उनको समझने का प्रयास उन्होंने किया ही नहीं है। प्रेम की पवित्र भावना को भी इन्होंने रसिकता में बदल दिया। जो इस रीतिकाल के कवि थे उन्होंने जो प्रेम की भावना है उसको क्या कहा, रसिकता में बदल दिया। रीतिकालीन काव्य के प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित में से हैं। जो रीतिकाल की काव्य की प्रमुख जो प्रवृत्तियाँ हैं वो निम्नलिखित में से है। पहला तो है श्रृंगारिकता। रीतिकालीन साहित्य में श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति सबसे अधिक है। जो रीतिकाल में साहित्य लिखे गए हैं उसमें श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा है। रीतिकाल के वैभव विलास युक्त उन्मादक वातावरण ने इन्हें श्रृंगारिकता काव्य लिखने के लिए प्रेरित ही नहीं किया बल्कि बढ़ावा भी दिया है। जो रीतिकाल के साहित्य थे वो श्रृंगारिकता के लिए तो प्रवृत्ति सबसे अधिक थी, और रीतिकाल के जो वैभव विलास युक्त जो उन्मादक वातावरण थे जो कवि लिखे थे तो उस समय वैभव विलास में रहते थे, वह वातावरण में उन्होंने ये कविताएं लिखी हैं जिसमें श्रृंगारिकता काव्य लिखने के लिए उन्होंने प्रेरित, मतलब कि श्रृंगारिकता के काव्य लिखने के लिए प्रेरित नहीं किया बल्कि इनको बढ़ावा भी दिया गया है। रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार की दोनों अवस्थाओं, जो रीतिकाल के काव्य ने श्रृंगार की दोनों अवस्थाओं के बारे में बताया, संयोग और वियोग। श्रृंगार का सुंदर चित्रण किया गया है। संयोग श्रृंगार के कुछ चित्र अश्लीलता को भी छू गए हैं। तो जो 2 अवस्थाएं थे श्रृंगार का, वो संयोग और वियोग थे। श्रृंगार का सुंदर चित्रण किया गया है। संयोग श्रृंगार के कुछ चित्र जो कि अश्लीलता के सीमा को छू गए हैं। विभिन्न त्योहारों और पर्वों के माध्यम से प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन कराने में इनका खूब रमा था। जो रीतिकाल में थे, जो कोई त्यौहार में, पर्वों में प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन कराने में इनका खूब रमा था। नायिका का नक्शिक वर्णन करने में तथा वियोग वर्णन करने में केवल परंपरा का निर्वाह किया गया है। जो नायक का जो नक्शिक है उनके वर्णन करने में है, तथा वियोग में अलग होना, वियोग मने दूरी होना या बिछड़ जाना। वियोग वर्णन करने में केवल परंपरा का निर्वहन किया गया है। केवल घनानंद जैसे रीतिमुक्त कवियों ने, जो घनानंद रीतिमुक्त कवि थे, रीतिमुक्त कवि वो होते थे जो अपने स्वतंत्र विचार से कविता लिखते थे, उन्हें रीतिमुक्त कहा जाता था। माने कि अपने स्वतंत्र होकर राजा के अनुसार नहीं, खुद के जो फील महसूस किया उसे रीतिमुक्त कवि कहते थे।
जो केवल घनानंद क्या था, रीति मुक्त कवि था। तो केवल घनानंद जैसे रीति मुक्त कवियों ने श्रृंगार वर्णन को वासना मुक्त रखा है। उन्होंने कहा श्रृंगार वर्णन को वासना मुक्त रखा है घनानंद ने। इनका श्रृंगार वर्णन काफी स्वस्थ, आकर्षक और मनोरम था। जो घनानंद बोलते हैं कि श्रृंगार क्या स्वस्थ और आकर्षण और मनोरम है। नेक्स्ट हमारा है अलंकारिकता। रीतिकालीन कवियों की रुचि प्रदर्शन और चमत्कार में भी अधिक थी। जो रीतिकाल में कवि लोग थे उन्होंने रुचि दिखाई है चमत्कार में अधिक। तत्कालीन परिस्थितियों ही कुछ ऐसी बन गई थी कि इन्हें अपने काव्य को कृत्रिम भड़कीले रंग में रंगना ही पड़ा। तो उस समय की जो परिस्थिति थी कुछ ऐसी ही थी कि इन्हें क्या है, अपने काव्य को कृत्रिम माने बनावटी और भड़कीले रंग में रंगना ही पड़ा। अनेक रीतिबद्ध कवियों ने स्वतंत्र अलंकार संबंधी ग्रंथ लिखे और अनेक रीतिबद्ध जो कवि थे उन्होंने क्या क्या स्वतंत्र होकर अलंकार संबंधी ग्रंथ लिखे हैं। कहीं कहीं रीति कवियों ने अलंकारों का इतना अधिक और व्यर्थ प्रयोग किया है कि वे काव्य सौंदर्य को बढ़ाने के बजाय सौंदर्य के घातक बन गए। और जो कहीं कहीं रीति कवि जो थे उन्होंने अलंकारों का इतना अधिक दुरुपयोग किया कि वह काव्य सुंदर को बनाने के बजाय क्या कर दिया, सौंदर्य के घातक बने के सुंदरता के दुश्मन ही बन गए सौंदर्य के। अति अलंकार प्रियता ने केशव को कठिन कविता का प्रेत बना दिया। जो अति अलंकार के प्रियता थे उन्होंने क्या कहा, केशव को कठिन कविता का प्रेत बना दिया। नेक्स्ट हमारा है लक्षण ग्रंथों का निर्माण। तो इसमें पॉइंट्स दिया गया है जो कि इसमें विशेषता के बारे में है। तो पहला विशेषता हमने देख लिया श्रृंगारिकता, दूसरा अलंकारिकता और तीसरा हमारा लक्षण ग्रंथों का निर्माण। सभी रीतिबद्ध कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्र पर आधारित लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। जो सभी रीतिबद्ध कवि थे, रीतिबद्ध कवि कौन थे, जो राजाओं के आश्रय में रहते थे, जो राजा के दरबार में रहते थे उसे रीतिबद्ध कवि कहते थे। तो जो राजा के दरबार में कवि लोग रहते थे रीतिबद्ध, तो सभी रीतिबद्ध कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्र पर आधारित लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। जो संस्कृति काव्य कविता थी उस पर आधारित क्या किया है, उन्होंने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया है। ऐसा इन्होंने राज दरबार में उचित सम्मान प्राप्त करने के लिए किया है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि उन्हें राज दरबार में क्या हो, उचित सम्मान हो। संस्कृत काव्य के उन्होंने क्या किया, लक्षण ग्रंथों का निर्माण कर दिया। जबकि काव्य शास्त्र संबंधी इनका ज्ञान पूर्ण नहीं था। इनको काव्य के बारे में उतना ज्ञान पूर्ण नहीं, मतलब प्राप्त नहीं था, फिर भी इन्होंने क्या किया, संस्कृत का जो कवि थे उसी के आधार पर लक्षण ग्रंथ का निर्माण कर दिया। उन्हें उचित सम्मान मिलने लगा राज दरबार में, जबकि इनके बारे में इनको काव्य शास्त्र के बारे में उतना ज्ञान नहीं था। यह लक्षण ग्रंथ भारतीय काव्य शास्त्र का कोई महत्वपूर्ण विकास न कर सका। जो लक्षण ग्रंथ लिखे गए उसमें भारतीय काव्य शास्त्र का कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारा है भक्ति और नीति। तो भक्ति नीति में क्या है, रीतिकालीन काव्य में पर्याप्त मात्रा में भक्ति और नीति संबंधी सूक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। जो रीतकाल में काव्य लिखे गए हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या है, भक्ति और नीति संबंधी सूक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। पर ना तो इस काल के कवि भक्त थे और ना ही राजनीतिक विशारद थे। जो रीतिकाल के कवि थे ना ही वो भक्त थे और ना ही राजनीति विशारद थे। राधा कृष्ण के नाम से भक्ति करने का इनका प्रयास तो एकमात्र आश्रयदाता को रिझाना और श्रृंगारिक चित्र खींचना ही था। जो इन रीतिकाल की जो कवि लोग थे इन्होंने राधा कृष्ण के नाम से भक्ति करने का इनका यह प्रयास था कि हम राधा कृष्ण के भक्त थे, वो इसलिए करते थे ताकि इन्हें जो आश्रय दिए हैं तो उसे क्या कर सके, रिझा सके और श्रृंगारिक चित्र खींचना ही था। मतलब उन्हें को मैंने राधा कृष्ण के नाम भक्त यह बोलेंगे तो इन्हें आश्रयदाता क्या करेंगे, उसको रिझाएंगे कि हाँ ये कृष्ण भक्त है, तो उन्हें अच्छा लगेगा। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार यह भक्ति भी उनकी श्रृंगारिकता का अंग था। तो जो डॉक्टर नागेंद्र जी बोलते हैं कि यह भक्ति क्या था, उनकी श्रृंगारिकता का अंग था। रहीम और वृद्ध कवियों ने अवश्य नीति परख काव्य की रचना की है। जो रहीम और वृद्ध कवि थे उन्होंने क्या किया है, नीति परख कर काव्य की रचना की है। वीर काव्य, अब नेक्स्ट हमारा वीर काव्य। वीर काव्य में क्या है, रीतिकाल की राजनैतिक परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई थी कि हिंदू जनता में मुसलमानों शासकों की अत्याचारी नीतियों के प्रति विद्रोह की भावना बढ़ने लगी। तो वीर काव्य में है कि वीरों का कहानी है। वीर काव्य के मतलब वीरों की कहानी। जो रीतिकाल की राजनैतिक परिस्थिति कुछ ऐसी थी क्योंकि उस समय औरंगजेब का राज था, तो वह हिंदू जनता पर क्या करता था, अत्याचार करते थे, जिससे क्या हिंदुओं के बीच में विद्रोह की भावना उमड़ने लगी।
औरंगजेब की कट्टर नीतियों ने पंजाब में गुरु गोविंद सिंह, दक्षिण में शिवाजी और राजस्थान में महाराज राज सिंह और दुर्गादास, मध्य प्रदेश में छत्रसाल आदि को मुस्लिम साम्राज्य से टक्कर लेने के लिए तलवार उठाने में विवश कर दिया। जो औरंगजेब की कट्टर नीति थी उससे पंजाब में थे गुरु गोविंद सिंह थी, दक्षिण में थे शिवाजी, राजस्थान में थे महाराजा राज सिंह और दुर्गादास, मध्य प्रदेश में थे छत्रसाल। इन्होंने क्या किया, मुस्लिम औरंगजेब की जो कट्टर नीतियाँ थी उसके लिए इन्होंने क्या किया, मुस्लिम साम्राज्य से टक्कर लेने के लिए तलवार उठाने पर विवश हो गए। भूषण सूदन पद्माकर आदि वीर रस के कवियों ने ओज भरी वाणी में काव्य निर्माण किया। जो लेखक है कवि हैं भूषण सूदन पद्माकर, ये सब क्या है, आदि वीर मतलब वीरों की कहानी लिखी है। वीर रस के कवियों ने ओज भरी वाणी में काव्य निर्माण किया। इसमें राष्ट्रिकता का स्वर प्रदान है। अब नेक्स्ट हमारा विशेषता है नारी चित्रण। इस युग में नारी केवल विलास की वस्तु बनकर रह गई थी। जो रीतिकाल युग है उसमें जो नारी है विलास की वस्तु बन गई थी। दरबारी कवियों ने नारी की केवल विलासनीय प्रेम का क्या चित्र ही प्रस्तुत किया है। जो राजा के दरबार में रहते थे कवि, उन्होंने नारी के लिए विलासनी प्रेमिका के लिए ही चित्र प्रस्तुत किया है। प्रतियोगिता की भावना के कारण इस युग के कवि ने नारी के अश्लील विलासात्मक भड़कीले चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उस समय कंपटीशन चला था जिसका कवियों का, उसी भावना के अनुसार इन्होंने क्या किया, कवियों ने नारी के लिए अश्लील विश्लेषणात्मक और भड़कीले चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मतलब कविता में कि नारी अश्लील थी, अच्छी नहीं थी, भड़कीले गलत बारे में चित्र प्रस्तुत किया। चित्र नहीं मतलब वाणी अपनी कह सकते हैं। नारी जीवन की अनेक रूपता को वे नहीं जान पाए। उन्हें नारी जीवन की जो अलग अलग रूप है वो नहीं जान पाए थे रीतिकाल के जो कवि थे। नेक्स्ट हमारा है ब्रजभाषा की प्रधानता। तो ब्रजभाषा की प्रधान उस समय क्या है, जो रीतिकाल थे उस समय ब्रजभाषा की भी मतलब कि काफ़ी फेमस था ब्रजभाषा। तो रीतिकाल की प्रमुख साहित्य भाषा ब्रज थी। तो उसमें की जो साहित्यिक भाषा थी रीतिकाल में वो ब्रजभाषा थी। इस काल में भक्ति काल से भी अधिक ब्रजभाषा का विकास हुआ। जब भक्ति काल था तो उससे भी ज़्यादा ब्रजभाषा का विकास कब हुआ, तो रीतिकाल में हुआ। मुसलमान कवियों ने भी इसी भाषा का प्रयोग किया। जो मुसलमान कवि थे उन्होंने भी ब्रजभाषा का प्रयोग किया। भूषण देव आदि कवियों ने से अपनी इच्छा से इस भाषा को शब्दों को तोड़ा और मरोड़ा है। जो भूषण थे, देव आदि कवि जितने भी थे, उन्होंने अपनी इच्छा से इस भाषा को क्या किया, शब्दों को तोड़ा और मरोड़ा है। किंतु रसखान घनानंद आदि की भाषा परिनिष्ठित है। जो रसखान और घनानंद थे उन्होंने क्या किया, अपनी भाषा परिनिष्ठित ही रखा। बिहारी की भाषा टकसाली कही जाती थी। जो बिहारी भाषा था उस समय रीतिकाल में उसे टकसाली भाषा कहते थे। वस्तुतः रीति काव्य कवित्व की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो रीति काव्य है मतलब रीतिकाल के जो कविताएं हैं, काव्य लिखने वाले और कविता क्या है, कविता की दृष्टि से क्या अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्व सर्वमान्य है। जो रीतिकाल के काव्य हैं उसका जो है ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्व क्या है, सर्वमान्य है। अब नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है रीति सिद्धि और रीति मुक्ति काव्य में अंतर। तो रीति सिद्धि हमने पीछे बताया कि रीति सिद्धि जो उसे बोलते थे जो राज दरबार में रह के कवि लोग काव्य लिखते थे उसे रीति सिद्धि कहते थे। और रीति मुक्त उसे कहते हैं जो अपने स्वतंत्र होके राज दरबार से बाहर होके खुद महसूस जो किया हो उसके बारे में कविता लिखा उसे हम रीति मुक्त काव्य कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं रीति सिद्धि और रीति मुक्ति काव्य में अंतर स्पष्ट करते हैं। रीति सिद्धि काव्य शास्त्रीय है, जबकि रीति मुक्ति काव्य क्या है, काव्य शास्त्रीय नहीं है। तो कह रहा रीति सिद्धि जो काव्य है वो क्या है, काव्य शास्त्रीय है, जबकि रीति मुक्त जो काव्य है वो काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण नहीं मिलता है। रीति मुक्त काव्य सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त था। तो रीति मुक्त मतलब मुक्त है तो वो सभी प्रकार के बंधनों से क्या है, मुक्त है। इसी कारण इसे रीति मुक्त काव्य कहा जाता है। यही कारण है कि इसे रीति मुक्त काव्य कहा गया है। रीति सिद्ध काव्य दरबारी कविता थे। जो रीति सिद्ध जो काव्य थे वो क्या है, जो दरबार में लोग रहते थे कविता लिखने वाले उनकी कविता है। जबकि रीति मुक्त काव्य क्या है, अधिकांशतः दरबार से बाहर मुक्त वातावरण में रचा गया है। और रीति मुक्त काव्य जो है दरबार से बाहर रह के मुक्त वातावरण में रचा गया है, मैंने किसी के प्रेशर के बिना लिखा गया है उसे रीति मुक्त
और जिस राजाओं के अनुसार लिखा गया उसे रीति सिद्ध कहेंगे। रीति सिद्ध काव्य की रचना मुख्यतः राजा आश्रय में हुई है, जहाँ मतलब कि राजा के आश्रय में जो कविता लिखने वाले थे उन्होंने राजा के आश्रय में रहकर रीति सिद्धि कविता लिखा है। जिसकी रीति मुक्ति जो काव्य वो हृदय के स्पंदन भाव के आधार पर लिखा गया। जो रीति मुक्ति वो काव्यों ने जो लिखे हैं उन्होंने स्वयं ही हृदय से अपने महसूस किया, फील किया, उसी के आधार पर उन्हें रीति मुक्त काव्य लिखे हैं। रीति सिद्धि काव्य का उद्देश्य प्रांतः सुखाय है, मतलब कि रीति सिद्धि काव्य क्या उद्देश्य का है? प्रांत सुखाय अर्थात दूसरे को सुख करना, माने कि दूसरों को जिससे खुशी हो वही बातें लिखना, ये रीति सिद्धि काव्य का उद्देश्य था। जबकि रीति मुक्ति काव्य की रचना स्वात्ता सुखाय में खुद को सुख प्रदान करना, अपने मन की प्रसन्नता के लिए हुई है। रीति सिद्धि काव्य का भाव पक्षगौण है। जो रीति सिद्धि काव्य का भाव है क्या है? पक्षगौण है और अभिव्यक्ति पक्ष प्रधान है। जबकि रीति मुक्त काव्य आंतरिक अनुभूतियों का काव्य। तो रीति सिद्धि काव्य क्या है? पक्षगौण मैंने कि खुद के विचार अनुसार उन्होंने नहीं किया है, वो दूसरे व्यक्ति से अभिव्यक्ति पक्ष प्रधान है, मतलब दूसरे व्यक्ति के पक्ष के प्रधान है। जबकि जो रीति मुक्ति काव्य क्या है? आंतरिक अनुभूतियाँ, माने अपने अंदर के अनुभूतियाँ जो महसूस किया उनकी काव्य। इसमें भावावेग का प्रवाह बहता मिलता है। रीति सिद्धि काव्य चमत्कारपूर्ण है, जबकि रीति मुक्त काव्य चमत्कार से रहित है। मतलब जो रीति सिद्धि काव्य में क्या चमत्कार के बारे में बताया गया है, और जबकि रीति मुक्त काव्य में चमत्कार के बारे में नहीं बताया गया है। वह हृदय से सच्चे भाव पर आधारित है, और रीति मुक्ति में वो उन्होंने हृदय से और सच्चे भाव पर लिखा है, उसके आधारित ये काव्य है। रीति सिद्धि काव्य में श्रृंगार का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर अर्थात अतिशयोक्तिपूर्ण है। तो रीति सिद्धि काव्य में श्रृंगार का जो वर्णन किया गया बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, परंतु रीति मुक्ति काव्य में प्रेम का सहज और भावपूर्ण चित्रण किया गया है। और रीति मुक्ति जो काव्य उसमें प्रेम के लिए सहज और भावपूर्ण चित्रण किया गया है। रीति सिद्धि का श्रृंगार अधिकतर भोग मूलक है, और यह अपने आश्रयदाताओं की भोग लिप्सा को जगाने वाला है। जबकि रीति मुक्त काव्य में व्यथा मूलक, त्याग मूलक श्रृंगार का चित्रण किया गया है। रीति मुक्त काव्य में वर्णित संयोग में भी पीड़ा की अनुभूति बनी रहती है। शायद इसका कारण यह है कि अधिकांश रीति मुक्त कवि जीवन में प्रेम से पीड़ित रहे होंगे। जो रीति मुक्ति कवि है वो जीवन में कभी क्या है? प्रेम से पीड़ित रहे होंगे, इसलिए उन्होंने इसका क्या क्या पीड़ा के बारे में बताया गया है। इनका वर्णन प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। जो इनका वर्णन किया गया है उन्होंने कविताओं में लिखा अपने, तो में प्रत्यक्ष अनुभूति का वर्णन है। यही कारण है कि रीति मुक्ति कवियों की अभिव्यक्ति अधिक मर्मस्पर्शी बन गया, मतलब कि ममता मर्मस्पर्शी मैंने कि दया आना। रीति सिद्धि कवियों की भाषा आडंबरपूर्ण है, जबकि रीति मुक्त कवियों की भाषा प्रवाहपूर्ण है। रीति सिद्धि जो कवि की भाषा क्या है? आडंबरपूर्ण है, और रीति मुक्ति कवियों की भाषा प्रवाहपूर्ण है तथा स्वाभाविक होने के कारण सहज है। और ये जो रीति मुक्ति कविताओं की जो भाषा वो स्वाभाविक है, इसलिए इसके होने के कारण क्या सहज है, मतलब आसान है। रीति सिद्धि कवि की अपेक्षा कलाकार अधिक है। जो रीति सिद्धि के जो कवि थे वो कवि के अपेक्षा क्या कलाकार अधिक है, जबकि रीति मुक्त भावुक कवि हैं। जो रीति मुक्ति कवि थे क्या थे? भावुक कवि हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका 5वां क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है रीतिकाल में, तो हम ये देख लेते हैं। उसके बाद हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हैं वो भी हम देख लेंगे फटाफट। रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य में अंतर स्पष्ट करें। तो उस समय तो तक था कि रीति सिद्धि और रीति मुक्ति काव्य में अंतर स्पष्ट करना। अब है रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य में। तो रीतिकालीन साहित्य में रीतिबद्ध कवियों में प्रमुख केशवनाथ, जो रीतिबद्ध कवि थे उनमें से कौन कौन थे प्रमुख थे? केशवदास, मतीराम, देव और चिंतामणि। तो रीतिकालीन साहित्य में रीतिबद्ध कवियों में प्रमुख केशवनाथ, मतीराम, देव, चिंतामणि था। तो यह तथा रीति मुक्त कवियों के घरानंद। तो आप याद कर लीजिए रीतिबद्ध कवियों में से कौन कौन से? केशवदास, मतीराम, देव और चिंतामणि। फिर से एक बार, केशवदास, मतीराम, देव और चिंतामणि, ये क्या थे? रीतिबद्ध कवि थे। नेक्स्ट हमारा रीति मुक्त कवियों का प्रमुख। तो रीति मुक्त जो कवि में प्रमुख कौन कौन थे? घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। घनानंद
बोधा, आलम और ठाकुर ये कौन थे? रीति मुक्त कवि थे। तो एक और ध्यान रखिएगा फिर से, घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर यह रीति मुक्त कवि, और केशव दास, मतीराम, देव और चिंतामणि या रीतिबद्ध कवि है। रीतिबद्ध काव्य शास्त्रों पर आधारित है। जो रीतिबद्ध का कविता है वो शास्त्रों पर आधारित है। इसमें कवियों ने संस्कृत के काव्य शास्त्र के आधार पर कव्यांकों के लक्षण देते हुए उनके उदाहरण दिए हैं। जो रीतिबद्ध के कवि हैं इनमें क्या है, इन्होंने कवियों के संस्कृत के जो काव्य शास्त्र के उनके आधार पर कव्यांकों के लक्षण देते हुए उदाहरण दिए हैं। इनके विपरीत जो रीति मुक्त काव्य में काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण नहीं मिलता है। तो रीति मुक्त है उसमें काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण नहीं मिलता है। रीतिबद्ध कवियों का प्रेम चित्रण साहित्य शास्त्र द्वारा चर्चित रूढ़ियाँ, परंपराओं तथा कवि समयों के अनुसार है। तो जो रीतिबद्ध कवियों का प्रेम चित्रण है वो साहित्य शास्त्र द्वारा चर्चित जो है रूढ़ियाँ, परंपराओं तथा कवि समयों के अनुसार है। जबकि रीति मुक्ति कवियों को ही प्रेम संबंधी विचारधारा अत्यंत व्यापक और उदार है। जो रीति मुक्त कवि थे उनकी जो प्रेम संबंधी विचारधारा है वो अत्यंत व्यापक और उदार है। इन्हें बंदी, बधाई, परिपाटी पर प्रेम चित्रण करना पसंद नहीं है। जो रीति मुक्त कवि थे उनको बंदी, बधाई, परिपाटी पर प्रेम चित्रण करना पसंद बिल्कुल नहीं है। रीतिबद्ध कवियों का काव्य मुख्य रूप से तत्कालीन शासक वर्ग, जो रीतिबद्ध कवि है उनके जो काव्य है वो मुख्य रूप से जो उस समय के शासक थे वर्ग के, रईसों जो अमीर लोग थे तथा रसिक जनों के अधिक रचा गया है। तो उस समय के जो काव्य रचे गए हैं वो शासक, रईसों और रसिक जनों के अधिक रचा गया है। इसके विपरीत जो रीति मुक्त काव्य का मूल मंत्र हृदय के स्पंदन भावों को मुक्त रूप से व्यक्त करना था, और जिसके उल्टा जो है रीति मुक्त काव्य उन्होंने अपने हृदय से छंद भावों से मुक्त करके व्यक्त किया है। रीतिबद्ध काव्य में आचार्यात्मक और कवित्व का अनुभव सम्मिश्रण प्राप्त होता है। जो रीतिबद्ध काव्य उसमें आचार्यात्मक माने आचार्य के कुछ तत्व और कवितात्मक अद्भुत सम्मिश्रण प्राप्त हो, माने दोनों का मिश्रण मिला है, जिसके अंतर्गत इन्होंने विशुद्ध लक्षण ग्रंथ लिखे हैं तथा उदाहरण भी दिए हैं। परंतु इसमें भी कला पक्ष प्रधानता के दर्शन होते हैं। तो जो इन्होंने लिखे हैं विशुद्ध लक्षण के ग्रंथ उसमें भी उदाहरण भी दिए हैं उन्होंने, इसमें कला पक्ष की प्रधानता के दर्शन भी होते हैं इस रीतिबद्ध काव्य में। और रीतिमुक्त काव्य में आंतरिक अनुभूतियों का ममरिक चित्रण प्राप्त होता है, कि अंदर जो फील होता है आंतरिक मन में उनके अनुभूतियों का ममरिक चित्रण प्राप्त होता है किसके, रीतिमुक्त काव्य में, जिनमें भावों का आवेग प्रवाहित होता रहता है। रीतिबद्ध काव्य में चमत्कार की प्रधानता है। जो रीतिबद्ध काव्य है वो चमत्कार की प्रधानता है, परंतु रीतिमुक्त काव्य में चमत्कार से मुक्त होकर हृदय के सत्भावों को अभिव्यक्त किया गया। और रीति जो मुक्त है उन्होंने अपने हृदय से और सत्यभाव से अभिव्यक्त किया है अपनी कविता। रीतिबद्ध काव्य में श्रृंगार वर्णन आश्रयदाता की मनोभावनाओं को उद्दीप्त करता है। जो रीतिबद्ध काव्य है वो श्रृंगार वर्णन आश्रयदाता की मनोभावनाओं को उद्दीप्त करता है, और रीति मुक्त काव्य का श्रृंगार वर्णन भी व्यथामूलक है। रीतिबद्ध कवि मुख्य रूप से प्रांता सुखाय काव्य रचना करते थे, मतलब कि दूसरों के खुशी के लिए रीतिबद्ध कविता लिखते थे, जबकि रीतिमुक्त कवियों ने अपनी तथा तत्कालीन जनजीवन की सांस्कृतिक, पारिवारिक और सामाजिक प्राकृतिक जीवन की झांकियाँ भी अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। और जो रीतिमुक्त काव्य थे उन्होंने सांस्कृतिक, पारिवारिक, सामाजिक और प्राकृतिक जीवन की झांकियाँ भी अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है। रीतिबद्ध कवियों की भाषा अलंकारपूर्ण, आडम्बरी तथा बोझिल थी, और रीतिमुक्त कवियों ने अपने भाषा सहज और स्वाभाविक तथा भावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया। तो रीतिबद्ध कवियों की भाषा कौन सी थी, अलंकारपूर्ण, आडम्बरी तथा बोझिल, और रीतिमुक्त कवियों ने सहज, स्वाभाविक तथा भावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया। इस दृष्टि से रीतिबद्ध कवि कलाकार अधिक सिद्ध होते हैं। तो इस दृष्टि से जो रीतिबद्ध जो है कवि कलाकार अधिक सिद्ध होते हैं, वो कवि नहीं कलाकार ज़्यादा थे, कवि नहीं, जबकि रीति मुक्त जो कवि थे वो कवि एक भावुक कवि सिद्ध होते हैं। तो आज हमारा 2 क्वेश्चन खत्म हो गया, 3 क्वेश्चन। अब हमें छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं, तो देखते हैं खत्म हो जाएगा तो खत्म कर देंगे इसे हम। तो छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। अति लघु प्रश्न उत्तर। रीतिकाल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो हमने देखा रीतिकाल का जो समय है वह 1700 से लेके संवत 1700 से लेके संवत 1900 के बीच माना जाता है। तो अगर समय के अनुसार देखेंगे तो सन 1443 से लेके
1843 तक माना जाता है। तो रीतिकाल का समय 1443 से लेके सन 1843 ईस्वी तक माना जाता है, जिसमें संवत 1700 से लेके संवत 1900 तक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रीतिकाल से पूर्व कौन सी प्रवृत्तियां ने सिर उठाना शुरू कर दिया। तो नेक्स्ट हमारा क्या, रीतिकाल से पूर्व कौन सी प्रवृत्तियों ने सिर उठाना शुरू कर दिया। तो रीतिकाल से पूर्व निरंकुश राजतांत्रिक प्रवृत्तियों ने सिर उठाना शुरू कर दिया। रीतिकाल ने किस किस मुगल बादशाह ने शासन किया। तो रीतिकाल के पूर्व क्या है, कौन सी प्रवृत्तियों ने सिर उठाना शुरू किया। तो उसमें जो राजनीतिक जो थे निरंकुश राजतंत्रीय प्रवृत्तियों ने सिर उठाना चालू कर दिया। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, रीतिकाल में किस किस मुगल बादशाह ने शासन किया। तो रीतिकाल में जहांगीर 1643 से लेकर 1843 के बीच है, तो 1600 में ही जहांगीर आगे थे। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, शाह आलम और मोहम्मद सरंगीला आदि राजाओं ने शासन किया है। मुगल साम्राज्य की नींव हिलाने में किस किस का योगदान रहा। तो मुगल साम्राज्य का नींव हिलाने में सन 1738 में नादिर शाह आए थे और 1761 में आदम शाह अब्दाली ने आक्रमण किया और मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। तो हमने ये पिछले वीडियो में देखा था ये सब, तो आप अगर पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको यह सब आसानी से क्वेश्चन बन रहे होंगे। सन 1857 की जन क्रांति के विफल होने का कारण क्या था। तो सन 1857 की जन क्रांति के विफल होने का फलस्वरूप मुगल शासन पूरी तरह समाप्त हो गया और भारत सन 1903 में पूरी तरह अंग्रेजी शासन का अधीन हो गया। जब 1857 की जन क्रांति विफल इसलिए हुआ होने के बाद मतलब कि फलस्वरूप मुगल शासन क्या पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब भारत में सन 1903 तक अंग्रेजों ने अपना शासन अपने अधीन कर लिया। औरंगजेब के उत्तराधिकारी कौन थे। 6 क्वेश्चन है हमारा, 6 नंबर। तो औरंगजेब के अधिकारी कौन से थे, उत्तराधिकारी मतलब कैसे थे, औरंगजेब के उत्तराधिकारी कैसे थे पूछ रहे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अयोग्य थे, बिलासी निकले और निकम्मे निकले, तो हमने देखा था, तो वही देखते हैं। औरंगजेब के उत्तराधिकारी अयोग्य, बिलासी निकले, फलस्वरूप अनेक राज्य स्वतंत्र हो गए। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, सामाजिक दृष्टि से रीतिकाल को क्या कहा जाता है। सामाजिक दृष्टि से रीतिकाल को विलास प्रधान युग कहा जाता है। मुगल बादशाहों का अनुकरण करते हैं। संपन्न वर्ग और अमीर वर्ग भी विलासिकता में डूबता जा रहा था। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, रीतिकाल की विलासिकता का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो रीतिकाल की में विलासिकता के प्रदर्शन की प्रवृत्ति के कारण पौरुष का ह्रास हुआ और मनोबल की कमी के कारण समाज का बौद्धिक स्तर भी गिरा। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, रीतिकालीन समाज में नारी की स्थिति कैसी थी। तो रीतिकाल में नारी को केवल मनोरंजन और विलास की सामग्री समझा जाता था। ये हमने अभी पढ़ा। रीतिकाल में किस कुप्रथा का प्रचलन हुआ और क्यों हुआ। तो रीतिकाल में बाल विवाह प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ क्योंकि इस काल में किसी भी सुंदर कन्या का अपहरण किया जाना मामूली बात था। तो हमने ये भी पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो अगर पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन सब आपको एकदम ईजी लग रहे होंगे। रीतिकालीन समाज में जनसाधारण की दशा कैसी थी। तो रीतिकाल में जनसाधारण की शिक्षा, चिकित्सा आदि का कोई महत्व नहीं था। जनसाधारण में अंधविश्वास और रूढ़ियाँ घर कर गई थी। तो रीतिकाल में जो जनसाधारण मतलब नॉर्मल जो लोग थे उसमें क्या शिक्षा और चिकित्सा का कोई प्रबंध नहीं था उस समय, और अंधविश्वास और रूढ़ियों का घर कर गई। रीतिकालीन समाज में मजदूर, किसान और कलाविदों की हालत कैसी थी। तो रीतिकाल समाज में मजदूर, किसान और कलाविदों की हालत कैसी थी। तो कहाँ की वीडियो, रीतिकाल में मजदूर वर्ग अत्याचारी से पीड़ित थे, मतलब उन पर अत्याचार होते थे मजदूर पे। किसान वर्ग जीविका निर्वाह के साधनों से रहित थे। जो किसान थे वो जीविका निर्वाह करने के साधनों तक ही थे सीमित। और कलाविदों को शासक वर्ग उपेक्षा की दृष्टि से देखता था। जो कलाविद थे उन्हें शासक वर्ग की उपेक्षा की दृष्टि से देखता था। रीतिकालीन काव्य में तत्कालीन समाज का चित्रण क्यों नहीं मिलता है। तो रीतिकालीन कवि अपने आश्रयदाताओं की विलासिता को भड़काने वाली कविता ही लिखा करते थे। इसी कारण जनजीवन की पीड़ाओं का अनेक काव्य में चित्रण नहीं मिलता है। ये हमने अभी थोड़ा देर पहले देखा। रीतिकालीन धार्मिक परिस्थितियाँ कैसी थी। तो रीतिकाल में जो धार्मिक परिस्थितियाँ थी,
धार्मिक दृष्टि से रीतिकाल सभ्यता और संस्कृति के पतन का युग था। मतलब उसमें धार्मिक और संस्कृति क्या खत्म होने का युग था। धर्म के नाम पर भोग विलास के साधन जुटाए जाने लगे थे। रीतिकालीन आर्थिक परिस्थितियों में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया? तो रीतिकाल जो आर्थिक परिस्थितियाँ, सबसे बड़ा बदलाव क्या आया? रीतिकाल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित होने लगी। लोग उत्पादक और उपभोक्ता दो वर्गों में बट गई। ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा था। रीतिकाल में प्रचलित विभिन्न काव्य धाराओं के नाम बताएं। रीतिकाल में 3 प्रकार की काव्य धाराएं प्रचलित थी। हमने अभी ये देखा, रिद्धिवत, रिद्धिसिद्ध और रिद्धिमुक्त। जो रिद्धिमुक्त करते हैं वो अपने हृदय से कविताएं और अपने फीलिंग्स के अनुसार लिखते थे। 17 किन्हीं 4 रीतिबद्ध कवियों के नाम लिखे। हमने पिछले 5 नंबर क्वेश्चन में देखा है कि जो रीतिबद्ध कवि के नाम देखे, रीतिसिद्ध कवि के नाम देखे। तो रीतिबद्ध कवि के नाम में से थे केशव, देव, मतिराम, चिंतामणि। ये 4 कवि थे। और किन्हीं 2 रीतिसिद्ध कवियों और उनकी रचनाओं के नाम लिखे हैं। तो रीतिसिद्ध कवियों और उसकी रचनाओं का नाम है, रीतिसिद्धि कवियों में थे बिहारी, इनकी रचना है बिहारी सतसई। और दूसरे हैं रीतिसिद्ध कवि विरध, जिनकी रचना है पवन पचीसी। किन्हीं 4 रीतिमुक्त कवियों के नाम लिखे। तो 4 रीतिमुक्त कवियों के नाम है घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। हमने 5वें नंबर क्वेश्चन में भी देखा है। किन्हीं 2 रीतिबद्ध कवियों के नाम उनके रचनाकर सहित लिखे हैं। तो रीतिबद्ध के नाम पूछे हैं जो रीतिबद्ध कवि थे। तो ससिक प्रिया, इनकी जो रचना है वो केशव, और भावनी विलास, उनकी रचना देव। किन्हीं 2 रीतिबद्ध कवियों के नाम और उसकी रचना को, तो रसिक प्रिया है केशव की रचना और यह उनकी रचना है, और भावनी विलास उनकी रचना है और उनको देव ने लिखा है। रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य कवि किसे माना जाता था? तो केशव दास को रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य कवि माना जाता था। किन्हीं 2 रीतिमुक्त काव्य कृतियों के नाम उनके रचनाकारों के नाम सहित लिखे। तो सुजान सागर घनानंद ने लिखा है, विरह वारिश बोधा ने लिखा है, और ये दोनों क्या थे? रीतिमुक्त काव्य थे। रीतिकाल में वीर काव्य लिखने वाले किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखे। तो वीर काव्य किसने लिखा था? तो भूषण और पद्माकर। हमने पीछे वीडियो में देखा है। वीर काव्य में थे गुरु गोविंद सिंह थे, शिवाजी के बारे में बताया गया था, तो हमने देखा है पीछे अभी वीडियो में। रीतिकाल में नीतिपरक काव्य लिखने वाले किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखे। तो रीतिकाल में जो नीतिपरक काव्य लिखे हैं उन्होंने रहीम और वृद्ध ने। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा है? तो मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल के नाम से पुकारा है। ये हमने कल की वीडियो में देखा था। रीतिकाल को कलाकाल की संज्ञा किस विद्वान ने दी थी? तो रीतिकाल को कलाकाल की संज्ञा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दी थी। रीतिबद्ध काव्य से क्या अभिप्राय है? तो रीतिबद्ध काव्य वह है जिसमें काव्य शास्त्र के आधार पर काव्यांकों के लक्षण तथा उदाहरण दिए जाते थे। हमने यह भी थोड़ा देर पहले ही देखा है पीछे वाले वीडियो में 4 नंबर क्वेश्चन में। रीतिमुक्त कवि किसे कहते हैं? जिन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ तथा अथवा रीतिबद्ध रचना नहीं लिखी है। रीतिकालीन काव्य की कोई 4 विशेषताएं लिखे। श्रृंगारिकता, अलंकारिकता, भक्ति और नीति लक्षण ग्रंथों का निर्माण। केशव की प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करें। तो केशव की प्रमुख रचना है रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावणी। तो केशव की कौन कौन सी रचना है? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावणी। बिहारी का कोई एक नीतिपरक दोहा लिखें। तो बिहारी का एक दोहा देखते हैं। बड़े न हुजे गुणन बिन विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सौ कनक गहनो गहियो न जाए। बिहारी के नीति परख दोहा कौन सा है? आप फिर से इसे सुन लीजिए। बड़े न हुजे गुणन बिन विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सौ कनक गहनो गड़ाई न जाए। गहनो गड़ाई न जाए मतलब गहना गड़ा नहीं जाता है, और धतूरा जो है 100 कणक नहीं होता, ये बताया जा रहा है इसमें। और बड़े या गुणन बीच में गुण बताए हैं। रीतिकाल के किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है? तो केशव दास को रीतिकाल में क्या कहा गया? कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। ये हमने देखा है। रीतिकाल में राष्ट्रीय आदर्श लेकर चलने वाले कवि और उसकी 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो रीतिकाल में राष्ट्रीय आदर्श लेकर चलने वाले 2 कवि के नाम हैं भूषण, जिन्होंने रचना की है शिवा बावणी की, और छत्रसाल दशक थे जिन्होंने रचना की है शिवराज की, भूषण की और भूषण उल्लास की। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने नाम दिया? रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम दिया था विश्वनाथ प्रसाद सिंह मिश्र ने।
तो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम दिया। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक कवि किससे माना है? 35 नंबर क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक कवि केशव दास को माना है। तो उत्तर में हमारा हो जाएगा केशव दास। 36 नंबर क्वेश्चन है, हिंद की चादर किसे कहा जाता है? तो तेग बहादुर जी को हिंद की चादर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, तेग बहादुर जी को, जिनको औरंगजेब ने मार दिया था, सर कलम कर दिया था, तो उन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा है, देश शिवा पर मोहि हिये शुभ कर्मण ते कभू न टरे, यह पंक्ति किस ऋतुकालीन कवि की है? तो यह गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा रचित है। देश शिवा पर मोहि हिये शुभ कर्मण न कभू न टहो, यह पंक्ति ऋतुकालीन कवि श्री गोविंद सिंह की है, गुरु गोविंद सिंह की है। हिंदी साहित्य में काल विभाजन की दृष्टि से रीतिकाल दूसरा काल है अथवा तीसरा काल कौन सा है? तीसरा काल है। तो इससे पूछा कि हिंदी जो साहित्य में काल विभाजन हुई है दृष्टि से रीतिकाल क्या है? दूसरा काल है या तीसरा काल है अथवा तीसरा काल है? तो यह तीसरा काल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ चित्रमणि त्रिपाठी से माना है। ईसवी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रमी संवत बनता है? तो ईसवी सन में 57 वर्ष जोड़ने पर विक्रमी संवत बनता है। तो क्या हो जाएगा? 57 साल, 57 वर्ष। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल हमने पीछे अभी ऑब्जेक्टिव में देखा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है रीतिकाल को श्रृंगार काल। रीतिकाल को रीतिकाल किस नाम ने दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हमने ये भी देखा, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बताया गया था। रीतिकाल के किसी एक मुगल शासक का नाम बताएं। तो रीतिकाल के एक मुगल शासक का नाम शाहजहां। आप मेरे हिसाब से आप औरंगजेब नाम दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शाहजहां, औरंगजेब, कोई भी नाम दे सकते हैं। रीतिकालीन किसी एक विश्व प्रसिद्ध संगीतज्ञ का नाम लिखें। तो रीतिकाल के जो एक विश्व प्रसिद्ध संगीत थे वो तानसेन थे। बिहारी सतसई किस कवि की रचना है? तो बिहारी सतसई बिहारी ने लिखी है, तो आंसर हमारा बिहारी हो जाएगा। अकबर के बाद कौन सा राजा बना? अकबर के बाद जहांगीर राजा बना। बिहारी सतसई किस कवि की रचना है? तो हमने ये वीडियो पीछे भी दिया हुआ, 45 क्वेश्चन भी है। तो बिहारी सतसई बिहारी लाल की रचना है। भाव विलास किसकी रचना है? तो भाव विलास महाकवि देव की रचना है। रीतिकाल किसी एक मुगल शासक का नाम लिखे। तो पीछे वीडियो में शाहजहां था, तो इसमें भी आप शाहजहां ही दिए हैं। ये बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्न है जो बता रहे हैं। तो रीतिकाल में किसी एक मुगल शासक का नाम क्या हो जाएगा? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, कोई भी नाम लिख सकते हैं। रीतिकालीन कवि बिहारी की एकमात्र रचना का नाम बताइए। बिहारी सतसई थी। रीतिकाल को रीतिकाल किसने नाम दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। देख रहे हैं आप, बार बार ये प्रश्न पूछा गया है। एक रीति सिद्ध कवि का नाम लिखें जो कि बिहारी था। अब देख लेते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा है, रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो रीतिकाल का प्रवर्तक आपने पढ़ा है, केशव को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केशव। रीतिकाल को प्रवृत्ति के आधार पर किन भागों में बांटा जा सकता है? तो प्रवृत्ति के आधार पर तीनों में हो सकता है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, तीनों था। तो ऑप्शन नंबर बी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। मिश्र बंदियों ने रीतिकाल को किस नाम से अभिहित किया है? तो मिश्र बंदियों ने कहा था अलंकृत काल। तो ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा अलंकृत काल। मिश्र बंदियों ने रीतिकाल को किस नाम से अभिहित किया है? तो अलंकृत काल। रीतिकाल को कला की संज्ञा किसने दी थी? तो रीतिकाल को कला की संज्ञा किसने दी थी? तो राजकुमार वर्मा ने, रामकुमार वर्मा ने रीतिकाल को कला की संज्ञा रामकुमार वर्मा ने दिया था। रीतिकाल का कवि होते हुए भी किस कवि को भक्ति काल का माना जाता है? तो रीतिकाल का कवि था कौन? बिहारी, उसे भक्ति काल का कवि माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बिहारी। रीतिकाल का कवि होते हुए भी किस कवि को भक्ति काल का माना जाता है? तो बिहारी को। रीतिकाल में नीति परक काव्य लिखने वाले प्रतिनिधि कवि कौन थे? तो रीतिकाल में रीति परक काव्य लिखने वाले प्रतिनिधि कवि थे रहीम और वृद्ध। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा राइट आंसर। तो हमने आज कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट में देखेंगे दूसरा केशव चंद्र जी के बारे में पढ़ेंगे, केशव दास के बारे में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं कल, काफ़ी वीडियो लंबा हो गया। थैंक यू सो मच गाइस।